तो जो भी हमने अभी तक सीखा किरचॉफ्स लॉ में कि हम कैसे लूप लॉ लगाते हैं और करंट निकालते हैं या वोल्टेज के मेथड से करंट निकालते हैं, दोनों मेथड हमने सीखे। कोई भी मेथड किसी भी क्वेश्चन में लगाया जा सकता है, वो आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है और कितने क्वेश्चंस किए हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो मान लो सर्किट कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे एक रेजिस्टर है, एक बैटरी है, यहाँ पे दूसरा रेजिस्टर है और एक ये लूप है। तो जब तक अकेला लूप है तो कोई दिक्कत नहीं होती, बट एक्चुअली यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे एक और रेजिस्टर लगा देते हैं और साथ ही साथ एक लूप और यहाँ पर हम इसके संग जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे एक रेजिस्टर हो गया, यहाँ एक रेजिस्टर हो गया और यहाँ पे हमने एक और बैटरी लगा दी। ठीक है, मान लो ये बैटरी है 6 वोल्ट की और ये बैटरी है 9 वोल्ट की। ये है मान लो 2 ओम का, ये है 1 ओम का, ये है 3 ओम का और ये है 6 ओम का। ठीक है, ऐसा आपको सर्किट दी है और ये बीच का रेजिस्टेंस जो है वो 4 ओम का है। तो क्वेश्चन ऑब्वियसली यही रहेगा कि हमें सारे रजिस्टर में करंट फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन मान लो ये आपसे कहा गया है कि फाइंड द करंट इन ईच रजिस्टर। ठीक है, हर रजिस्टर में करंट निकालनी है। तो एक बात आप समझें कि मान लेते हैं कि हम इस बैटरी की बात करते हैं और इससे अगर मैंने कोई भी करंट निकाली है, मान लो I1 की, तो ये I1 की करंट जब सर्किट में घूम के जाएगी तो वापस I1 की करंट इस बैटरी के अंदर वापस भी आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जितनी करंट बैटरी से निकलती है उतनी वापस आनी चाहिए। और अगर ऐसा है कि ये I1 की करंट यहाँ पे फ्लो करी, फिर यही I1 यहाँ पे फ्लो करी और जब I1 यहाँ पहुंचा तो I1 को यहाँ पे जंक्शन दिखा और जंक्शन अगर दिखता है तो करंट को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो मान लो कि हम ये कहते कि यहाँ से कुछ करंट इधर चली गई, हालांकि ये पूरी I1 होनी चाहिए। तो I1 में से अगर आप कुछ हिस्सा इधर भेज देते तो ये पूरा I1 इधर नहीं आ पाता, तो जो कि इस बात को कॉन्ट्रडिक्ट करता कि जितनी करंट बैटरी से निकलती है उतनी वापस आनी चाहिए। इसका मतलब अगर ये I1 की करंट यहाँ पे आई है तो ये सारी की सारी करंट I1 की इधर चली जानी चाहिए। एक बात आप ये सोच सकते हो कि कोई कुछ नहीं, ऐसा भी तो हो सकता था कि I1 में से कुछ हिस्सा इधर चला जाता और घूम फिर के वापस वो आता और दोनों मिलके I1 हो जाते। बट एक्चुअली अगर आप ये मानते हैं कि I1 में से कुछ करंट इधर आ गई और बाकी करंट इधर चली गई, तो जब ये करंट इधर चली गई है तो घूम फिर के ये लौट के वापस इसी रजिस्टर से उस उल्टे पाथ में नहीं आ सकती है। कहने का ये मतलब है कि किसी भी रजिस्टर से जब करंट फ्लो करती है तो उसका एक ही डायरेक्शन होता है, एक ही रेजिस्टेंस में करंट जाने और आने का काम नहीं कर सकती है। इसलिए जितनी भी करंट यहाँ पे होगी वो सारी करंट इसमें फ्लो करके चली जाएगी। उसी तरीके से अगर इसकी हम बात करते हैं कि इसमें I2 की करंट फ्लो कर रही है, तो ये I2 की करंट इस लूप के अंदर ही रहेगी और इस लूप से नहीं बाहर जाएगी, क्योंकि इस लूप से बाहर जाने का मतलब है कि एक रजिस्टर में जाने और आना दोनों होना चाहिए, जो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब I2 की करंट इस लूप में फ्लो करती रहेगी। अगर आपके पास कोई भी एक सिंगल लूप की मैं बात कर रहा हूं, मान लो ये एक लूप है, इसमें कई सारे रजिस्टर लगे हुए हैं और हो सकता है कई सारी बैटरीज भी लगी हों। ठीक है, ऐसा हो सकता है कई सारी बैटरीज लगी हों। मान लो ये रजिस्टर है R1 का, ये रजिस्टर है R2 का, ये रजिस्टर है R3 का। मैं सिंगल लूप की बात कर रहा हूं। ये बैटरी है V1 की, ये बैटरी है V2 की, ये बैटरी है V3 की। आपको अगर इसमें करंट डायरेक्टली लिखनी है तो ऑब्वियसली हम किरचॉफ्स का वो लूप लॉ लगा के निकाल सकते हैं इसमें भी। बट आप एक सिंपल तरीका याद रखें कि जैसे ये बैटरी जो है इसकी वजह से करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से हम निकालते हैं। तो इस बैटरी की वजह से करंट इधर जानी चाहिए, ये वाली बैटरी की वजह से करंट इधर जानी चाहिए और इस वाली बैटरी की वजह से करंट इधर जानी चाहिए। तो हम जब एक सिंगल लूप के लिए करंट लिखेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इस पूरी सर्किट का नेट वोल्टेज कितना है और इस पूरी सर्किट का नेट रेजिस्टेंस कितना है या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। नेट या इक्विवेलेंट एक ही बात है। तो अगर हम बात करते हैं कि इसमें 3 बैटरीज हैं तो तीनों के बदले हम एक ही बैटरी रखेंगे। I इज इक्वल टू V बाई R, ये हमको पता ही है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो अगर हम ये मानते हैं कि V1 की वजह से करंट इस सर्किट में एंटी क्लॉकवाइज जाती, V3 की वजह से भी करंट एंटी क्लॉकवाइज जाती, लेकिन V2 की वजह से करंट क्लॉकवाइज जाती, तो हम ये कहेंगे कि मान लिया जाए कि करंट एंटी क्लॉकवाइज ही अगर जा रही है तो एंटी क्लॉकवाइज कौन कौन भेजता, V1 भेजता और V3 भेजता। तो हम ये कहते हैं कि V1 और V3 एक दूसरे से
जुड़ जाएंगे क्योंकि V1 और V3 एक ही तरफ करंट भेज रहे होंगे और V2 जो है वो करंट इधर भेज रहा होगा, तो उसको हम माइनस कर देंगे। ये सर्किट का नेट बैटरी या नेट वोल्टेज कहा जाएगा। रेजिस्टेंस में कुछ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है। ये R1 है, उल्टा कर दोगे तब भी ये R1 ही रहेगा। और अगर ये तीन रेजिस्टेंस एक के बाद एक लगे हुए हैं तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, आपको पता है रेजिस्टेंस का। और टोटल रेजिस्टेंस आप लिख सकते हो R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर। ठीक, मतलब अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करें और एक सिंगल लूप के लिए देखें कि कितनी करंट फ्लो करनी है, तो आप यहाँ पे लिखोगे करंट इज इक्वल टू नेट वोल्टेज अपॉन नेट रेजिस्टेंस। अब नेट वोल्टेज में सिर्फ एक ही बैटरी है और कहीं कोई बैटरी नहीं है, सिर्फ एक ही बैटरी है, तो कुछ भी नहीं करना है, सीधे सीधे 6 लिख देना है। और रेजिस्टेंस की बात करें तो इस लूप में एक रेजिस्टेंस 1 ओम का है, एक रेजिस्टेंस 2 ओम का है, तो टोटल रेजिस्टेंस 3 ओम का हो गया। तो ये करंट 2 एम्पियर की हो जाए। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं और सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में सीखते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर का क्या मतलब है? तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर का मतलब है कि जब रेजिस्टेंस जो होते हैं वो अगर एक के बाद एक कनेक्ट होते हैं तो उनको हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब इसमें क्या खास बात है और इसमें क्या प्रॉपर्टीज है, इसको आप समझें। जब भी रेजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होंगे तो जितनी भी करंट पहले रेजिस्टेंस में जाएगी उतनी ही करंट दूसरे रेजिस्टेंस में भी जाएगी और सेम करंट तीसरे रेजिस्टेंस में भी जाएगी। तो अगर बीच में करंट का कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, बीच में कहीं पे कोई जंक्शन वगैरह नहीं आ रहे हैं और करंट सीधी चलती जा रही है, तो आप ये कह सकते हो कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। वहीं पे अगर मैं यहां से एक वायर निकाल कर दूसरा रेजिस्टेंस लगा देता तो फिर ये दोनों सीरीज में नहीं कहे जा सकते थे, क्योंकि यहां से अगर एक वायर निकल जाता तो ये करंट जो होती इसका कुछ हिस्सा नीचे आ जाता, तो सीरीज नहीं होगा। सीरीज का मतलब है जितनी करंट इसमें है उतनी इसमें उतनी इसमें, ये सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर ये तीन रेजिस्टेंस है R1 R2 R3 के और ये तीनों सीरीज में हैं तो हम इनका R इक्विवेलेंट निकालते हैं। R इक्विवेलेंट का मतलब इन तीनों के बदले अगर एक सिंगल रेजिस्टर लगाया जाता तो वो कितना होता। तो तीनों के बदले सिंगल रेजिस्टर लगाने के लिए हम एक काम करेंगे कि हम यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट कर देंगे और बैटरी का पोटेंशियल मान लेते हैं कि V के बराबर है और इससे करंट जो निकली है वो I के बराबर निकली है और घूम फिर के करंट I वापस आ गई। ठीक, R इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि अगर हम इन तीनों के बदले एक सिंगल रेजिस्टर लगाते जिसको नाम देते हम R इक्विवेलेंट, इन तीनों के बदले एक सिंगल रेजिस्टर लगाते जिसका नाम R इक्विवेलेंट देते और उसको फिर हम बैटरी से जोड़ देते और बैटरी का पोटेंशियल वही V के बराबर होता और सेम करंट I की इसमें भी फ्लो कर रही होती, तो हम ये कह सकते थे कि सेम I की करंट यहां पर है जो यहां पर है, सेम बैटरी है दोनों जगहों पर, और अगर इन तीनों रेजिस्टेंस के बदले एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाया जा रहा है तो उसकी वैल्यू R इक्विवेलेंट के बराबर। अगर मैं यहां पे पूछूं कि करंट की वैल्यू क्या है, तो आपको एक सिंगल लूप वाली सर्किट है और सिंगल लूप वाली सर्किट में हम कहते हैं करंट इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज V बाय टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3, ये करंट कही जा सकती है। और अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे करंट क्या है, तो अगेन एक सिंगल लूप है, वोल्टेज V का है और रेजिस्टेंस पूरी सर्किट का कितना है, R इक्विवेलेंट का है, तो I को हम कह सकते हैं V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट। और क्योंकि दोनों ही करंट सेम है तो आप ये कह सकते हो कि V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। और अगर इन दोनों के न्यूमरेटर्स सेम है तो ऑब्वियसली डेनोमिनेटर्स भी सेम होंगे, और अगर डेनोमिनेटर्स सेम होंगे तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर लिखी जा सकती है। तो ये कहा जा सकता है कि इन तीनों रजिस्टर के बदले एक सिंगल रजिस्टर लगाया जाता तो उस रजिस्टर की वैल्यू R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर होती। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन। और क्या क्या खास बातें हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में वो समझी जाए। सीरीज कॉम्बिनेशन में जैसे मैंने आपको बताया कि करंट सारे रेजिस्टेंस में सेम रहती है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट इन ईच रजिस्टर इज सेम। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है, करंट तो सेम रहती है लेकिन ये जो V का वोल्टेज हमने अप्लाई किया है, जैसे मान लो ये बैटरी होती 100 वोल्ट की, तो ये 100 वोल्ट 3 हिस्सों में बट गया है। अब मैं 3 हिस्से क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप इस बात को समझें कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहां से जुड़ा हुआ है
और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल यहां से जुड़ा हुआ है। मतलब अगर ये बैटरी 100 वोल्ट की होती तो पॉजिटिव मतलब यहां, नेगेटिव मतलब यहां, मतलब इनमें 100 वोल्ट का डिफरेंस आ जाता है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के बीच में, और ये 100 वोल्ट का डिफरेंस इसमें इसमें और इसमें मिला के आता। किसी भी रेजिस्टर में कितना पोटेंशियल का डिफरेंस होता है? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू आई आर। तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस होता आई आर वन का, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता आई आर टू का, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता आई आर थ्री का, और ये तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस का सम टोटल बैटरी के बराबर होता। इसका मतलब यह है कि करंट तो सब में सेम है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस इसका आई आर वन है, इसका आई आर टू है, इसका आई आर थ्री है। तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस किसका है? जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है आई इंटू आर। आई तो सब में सेम है, जिसका आर ज्यादा होगा उसमें पोटेंशियल डिफरेंस भी ज्यादा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस across resistor is directly proportional to its resistance। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हो कि जो V होगा ये R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब V1 R1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सेकंड का वोल्टेज R2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, थर्ड का वोल्टेज R3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, उतना ज्यादा पोटेंशियल होगा। तो आप ये कह सकते हो V1 इज टू V2 इज टू V3 का जो रेशियो होगा वो R1 इज टू R2 इज टू R3 के बराबर होगा। मतलब जो रेशियो रेजिस्टेंस का होगा वही रेशियो पोटेंशियल डिफरेंस का भी होगा। तीसरी बात यह है कि क्योंकि हम सीरीज कॉम्बिनेशन में जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं तो आप देख सकते हो कि इसको जोड़ के आ रहा है। इसका मतलब ये जो R इक्विवेलेंट आएगा ये R1 से भी बड़ा होगा, R2 से भी बड़ा होगा और R3 से भी बड़ा होगा, क्योंकि इसको सीधे सीधे जोड़ा जा रहा है। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो जितने भी रेजिस्टर सीरीज में लगे थे उनमें जो सबसे बड़ा होता था उससे भी ज्यादा आएगा। मतलब ये R इक्विवेलेंट R1 से भी बड़ा है, R2 से बड़ा है, R3 से बड़ा है। मतलब इन तीनों में जो सबसे ज्यादा होता था उससे भी बड़ा R इक्विवेलेंट आएगा। तो नेक्स्ट हम ये कह सकते हैं कि R इक्विवेलेंट इज मोर देन द रेजिस्टर ऑफ ग्रेटेस्ट वैल्यू। ठीक है, तो जो भी रेजिस्टर ग्रेटेस्ट वैल्यू का था R इक्विवेलेंट उससे भी ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है इसको समझते हैं। पैरेलल में होगा क्या कि जो रेजिस्टर्स होंगे वो एक के बाद एक नहीं कनेक्ट होते, बल्कि कुछ इस तरीके से उनका कनेक्शन होता है। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन कहा जाएगा। और अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की क्या खास बात है? सेम जो रेजिस्टर कैपेसिटर में हमने पढ़ा था सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी है। पैरेलल का मतलब होता है कि जब पोटेंशियल का डिफरेंस सारे रेजिस्टर में सेम है, मतलब इस रेजिस्टर का जो लेफ्ट पॉइंट है और राइट पॉइंट है, इस रेजिस्टर का लेफ्ट और राइट और इस रेजिस्टर का लेफ्ट और राइट सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अगर इसका मतलब यह है कि अगर इस पॉइंट को मैं ए कहता, इस पॉइंट को बी कहता, तो इसके लेफ्ट पॉइंट का पोटेंशियल ए का है, इसके राइट पॉइंट का पोटेंशियल बी का है, तो पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB है। यही पोटेंशियल डिफरेंस इसमें भी है और यही पोटेंशियल डिफरेंस में भी है। तो इसको हम कहते हैं कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का अगर हम R इक्विवेलेंट निकालना चाहते हैं तो हम एक काम करते हैं कि हम यहां पर एक बैटरी फिर से कनेक्ट करते हैं। इस बैटरी का पोटेंशियल हम मान लेते हैं V के बराबर है और ऐसा मानते हैं कि इसमें से I की करंट बाहर निकली होगी। और हम ये कहेंगे कि अगर हम इन तीनों रजिस्टर के बदले एक सिंगल रजिस्टर लगाते और सिंगल रजिस्टर इसको हम R इक्विवेलेंट कहते और उस सिंगल रजिस्टर को भी हम एक सेम बैटरी से कनेक्ट करते जो हमने यहाँ पे ली हुई है V की बैटरी, और सेम करंट I की यहाँ पर भी निकलती। तो V की बैटरी I की करंट, V की बैटरी I की करंट, यहाँ पर तीन रजिस्टर थे और यहाँ पे एक सिंगल रजिस्टर है, तो तीनों के बदले एक सिंगल रजिस्टर को R इक्विवेलेंट कहा जाएगा। अब कितना आता है ये कैसे निकालते हैं? जब I की करंट यहाँ पहुंचेगी तो ऑब्वियसली इसको एक जंक्शन मिलेगा और जंक्शन में से कुछ करंट यहाँ चली गई है I1 की,
बाकी करंट यहाँ आ गई है I2 की, और रिमेनिंग जो बच गई है इन दोनों के अलावा वो I3 यहाँ पे आ गई। तो करंट 3 हिस्सों में बढ़ चुकी है। अब यहाँ पे एक सिंगल लूप तो नहीं है, कई सारे लूप हैं, लेकिन हम अगर एक सिंगल लूप की बात करते हैं, मतलब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ से घूम कर जाते हैं और फिर बैटरी से होके वापस आते हैं। आप इस लूप को थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। और इस लूप में अगर मैं आपसे कहूं कि लूप लॉ लगाओ, इसमें लूप में कहूं लूप लॉ लगाओ, और स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से, तो जब हम यहाँ से जाएंगे तो करंट का सेम डायरेक्शन है तो IR1 लिख देंगे, फिर इधर से आए और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आ गया तो -V लिख देंगे, स्टार्टिंग पॉइंट में पहुंच गए इक्वल टू 0 लिख देंगे, ठीक है। तो IR1 -V इज इक्वल टू 0। उसी तरीके से I1R1 सॉरी, ठीक है। उसी तरीके से हम इस लूप में जाएंगे, और इस लूप में जाएंगे तो करंट का सेम डायरेक्शन है तो लिखेंगे I2R2, और यहाँ पे बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल -V इज इक्वल टू 0। और तीसरे लूप में आएंगे इस तरीके से, तो यहाँ से अगर हम करंट के सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो I3R3 होता है, और बैटरी नेगेटिव आ जाएगा तो -V इज इक्वल टू 0, ठीक। तो अब इसने कहा कि I1 इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R1, I2 इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R2, एंड I3 इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R3, ठीक। और अगर ये तीन करंट्स हैं I1, I2, I3 की, तो इनकी वैल्यूज हमने यहाँ पे लिख ली। अब हम क्या करेंगे, हम अब यही लूप लॉ लगाएंगे इसमें तो एक सिंगल रेजिस्टर है और सिंगल बैटरी है और सिंगल लूप है, तो यहाँ पे I की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, V डिवाइडेड बाई R इक्वलेंट। दूसरी बात आप ये कह सकते हो कि ये I की करंट 3 हिस्सों में बढ़ गई है, तो जो I होना चाहिए ये I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होना चाहिए, I इन तीनों का सम होना चाहिए। अब I की वैल्यू कितनी है, I की वैल्यू है V बाई R इक्वलेंट इज इक्वल टू, I1 की वैल्यू कितनी है, V बाई R1, I2 की वैल्यू है V बाई R2, एंड I3 की वैल्यू है V बाई R3। तो V कैंसिल हो जाएगा और हमको रिलेशन मिलेगा 1 बाई R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। मतलब यहाँ पर जो R इक्वलेंट हम निकालते हैं, उसको निकालने के लिए हमें रेसिप्रोकल्स को ऐड करना पड़ता है, तब जाके हमारा R इक्वलेंट निकलता है। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सबको समझ लेते हैं। पहला पॉइंट आप ये लिखोगे कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द पोटेंशियल डिफरेंस across each register is same, ठीक है। तो हर रजिस्टर में जो पोटेंशियल का डिफरेंस मिलता है वो हमेशा हमको सेम मिलता है। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसमें है उतना ही इसमें है, उतना ही इसमें। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो सेकेंड पॉइंट ये है कि करंट सब में अलग अलग होती है, और जो आर इक्विवेलेंट होता है वो भी इन तीनों से अलग आता है, लेकिन आर इक्विवेलेंट रेसिप्रोकल का सम है। तो जो आर इक्विवेलेंट होता है ये इन तीनों में जो सबसे छोटा होता है उससे भी कम आता है। मतलब जब पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस घट जाता है। तो आप ये लिख सकते हो कि आर इक्विवेलेंट इज स्मॉलर देन द रेजिस्टेंस ऑफ लीस्ट वैल्यू। तो जो रेजिस्टेंस सबसे छोटा होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उससे भी कम मिलता है। अगला पॉइंट की हम बात करें तो ठीक है, करंट सब में जो थी वो अलग अलग है, आप देख सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और किसमें, और सेम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो अगर आपको ओम्स लॉ की बात करें तो ओम्स लॉ होता है I इज इक्वल टू V बाई R। आप देख सकते हैं कि V सब में सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस सब में सेम है, तो V सब में सेम हो गया, ये तो कांस्टेंट हो गया। तो जो करंट होती है वो रेजिस्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जितना छोटा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा से ज्यादा करंट उस रेजिस्टर से फ्लो करके जाएगी। तो हम यहां पे ये कह सकते हैं कि करंट थ्रू रेजिस्टर इज inversely proportional
टू इट्स रेजिस्टेंस। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हो कि जो करंट होगी I1 इज टू I2 इज टू I3, ये इनके रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, तो जिस रेशियो में करंट है वो रेजिस्टेंस के रेशियो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये बात आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए ध्यान रखनी है। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर हमको कोई सर्किट दी है और हमसे करंट पूछी गई है, तो हम इस बात को याद रखेंगे कि करंट का रेशियो रेजिस्टेंस के रेशियो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फॉर एग्जांपल, मान लो हम एक प्रॉब्लम मैं आपको देता हूं जिसमें आपसे ये कहता हूं कि हमारे पास 3 रेजिस्टेंस हैं और जो 3 रेजिस्टेंस हैं वो तीनों एक दूसरे के संग पैरेलल में जुड़े हुए हैं। एक रेजिस्टेंस ये, दूसरा ये और तीसरा ये, तीनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं। मान लो यहाँ पर कुछ करंट अंदर आती है, कहीं कोई सर्किट रही होगी, बैटरी रही होगी, तो मैंने कहा मान लो यहाँ पे 10 एम्पीयर की करंट यहाँ पे अंदर आती है। ये रेजिस्टेंस है 1 ओम का, ये रेजिस्टेंस है 2 ओम का और ये रेजिस्टेंस है 3 ओम का। और मैं आपसे पूछता हूँ कि सारे रेजिस्टेंस में क्या क्या करंट आती है। आपको हर रेजिस्टेंस में करंट बतानी। तो कैसे करना है? तो फाइंड द करंट इन ईच रेजिस्टेंस। तो पहली बात आप ये बात समझें कि पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर है तो जो भी करंट आएगी वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगी। मतलब अगर मैं ये मानता हूं कि इस करंट में से कुछ हिस्सा यहां गया, कुछ हिस्सा यहां गया, कुछ हिस्सा यहां गया, तो अगर हम इसमें जाने वाली करंट को I1 मानते हैं, इसमें जाने वाली करंट को I2 मानते हैं और इसमें जाने वाली करंट को I3 मानते हैं, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि I1 इस टू I2 इस टू I3 का जो रेशियो है ये 1/1 इस टू 1/2 इस टू 1/3 रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब ये रेसिप्रोकल ये नीचे है तो थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत होती है, तो हम एक काम करेंगे कि नीचे की सारी चीजों का एलसीएम ले लेंगे। कितना आ जाएगा एलसीएम? 6 आ जाएगा और इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6:3:2। मतलब आप ये कह सकते हो कि जो करंट का रेशियो है, ये करंट का रेशियो होता है 6:3:2 का रेशियो। ठीक, ये रेशियो हो गया। इस स्टेप के बाद आप ये मान लो कि ये वाली जो करंट है ये 6x की है। I1 की जो करंट है वो 6x की है, x कॉमन मल्टीपल है। I2 की जो करंट है वो 3x की है और I3 की जो करंट है वो 2x की है। तो जिस रेशियो में आपको आ गया है उतने ही x से मल्टीप्लाई करके आप करंट मान लोगे। और आपको ये भी पता है कि जो भी करंट यहाँ पे आई थी वही 3 हिस्सों में डिवाइड हुई है, तो क्या 10 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 लिखा जा सकता है, क्योंकि 10 की करंट 3 पार्ट में डिवाइड हो गई है, तो 10 इन तीनों का सम है। अब I1 कितना है? I1 है 6x, तो 10 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई x, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई x और ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई x। तो 6 3 9 to 11, तो ये हो जाएगा 10/11 इज इक्वल टू x। एक बार आपको x की वैल्यू मिल गई तो I1 की वैल्यू 6x के बराबर हमने निकाली थी, तो I1 इज इक्वल टू 6x इज इक्वल टू 60/11, I2 इज इक्वल टू 3x मतलब 30/11, I3 इज इक्वल टू 2x मतलब 20/11। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर करंट पूछता है तो करंट आप मान लेंगे और वो रेजिस्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर देंगे। फिर जो इनका डेनोमिनेटर का एलसीएम आता है वो एलसीएम से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सिर्फ न्यूमरेटर में चीजें बचेंगी। और उसके बाद अगर ये 6 है तो 6x, 3 है तो 3x, 2 है तो 2x, तो I1 की वैल्यू इतनी है, I2 इतनी है, I3 इतनी है, और जो 10 आया था ये इन्हीं तीनों के सम के बराबर है, दैट इज 10 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो 10 की वैल्यू लिख के x आ गया और एक बार x आ गया तो I1 की वैल्यू भी आ गई, I2 की आ गई और I3 की आ गई। जैसा इस लेक्चर में हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा है, जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम लोग इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे। जैसे मैं आपको पहले ये बताऊंगा कि जो रेजिस्टेंस होते हैं वो कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं किसी भी फिगर के लिए, वो बात हम समझेंगे। ठीक है, जैसे मान लो रेजिस्टेंस हमें निकालना होगा, किसी क्यूब का रेजिस्टेंस निकालना है या कोई कोनिकल शेप है जिसका
ट्रंकेटेड कोन कहते हैं जिसको, उसका रेजिस्टेंस निकालना है या किसी सिलेंडर का रेजिस्टेंस निकालना, तो क्या तरीका है रेजिस्टेंस का, वो बात हम समझेंगे इसमें। उसके बाद हम लोग ये सीखेंगे कि जो हीट एनर्जी निकलती है किसी भी सर्किट में, वो हीट एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, और हीट एनर्जी से कितनी हीट एनर्जी कितनी तेजी से निकल रही है उससे पावर हम डिफाइन करते हैं, तो पावर का क्या फॉर्मूला है, इसको भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है।